हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस। सोशल साइंस में आज हम चैप्टर 11 द नेशनल मूवमेंट फर्स्ट फेज पढ़ेंगे क्लास 8 में। ठीक है ना। इसमें भी हम पढ़ेंगे फैक्टर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फैक्टर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। Let us read about the factors that contributed to the rise of nationalism in India। हम उन फैक्टर्स के बारे में रीड करना शुरू करेंगे, उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इंडिया में नेशनलिज्म को राइज होने में कंट्रीब्यूट किया। डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। Since most of the British policies were against the country and the people, there was disappointment in almost all sections of Indian society। ज़्यादातर ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी मेरे प्यारे बच्चों, वो भारत देश के खिलाफ और भारत देश के लोगों के खिलाफ थी। इस वजह से एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था इंडियन सोसाइटी के सारे सेक्शंस के अंदर, चाहे वो पीसेंट हो, चाहे वो आर्टिशंस हो, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर हो, चाहे वो लेबर हो। हर किसी के अंदर एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गुस्सा था ब्रिटिश के लिए। द पीजेंट हैड टू पे हाई टैक्सेस। पीसेंट जो थे बेटा, पीजेंट मैंने आपको क्लास में भी बताया होगा और आज बस फिर बता रहा हूँ, याद रखना। पीजेंट बोलते हैं फार्मर्स को। पीजेंट जो थे उन्हें हाई टैक्स देना पड़ रहा था। द आर्टिशंस वाज रूइंड बाय फॉरेन कंपटीशन। जो आर्टिशंस थे ये फॉरेन कंपटीशन से जूझ रहे थे। इन्हें बार बार फॉरेन कंपटीशन, जो फॉरेन कंट्रीज थे, यानी कि खासतौर से इंग्लैंड की कंपनी थी, जो इंग्लैंड का माल था, उससे लड़ना पड़ रहा था, उससे कंपटीशन करना पड़ रहा था। द फैक्ट्री वर्कर्स रिसीव्ड वेरी लो वेजेस। जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स थे उनको बहुत ही कम भत्ता मिलता था, बहुत ही कम सैलरी मिलती थी। द ब्रिटिश मेड नो अटेम्प्ट टू इनकरेज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जो ब्रिटिश थे उन्होंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की जिस किसके लिए कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को इंक्रेज किया जा सके। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को यहाँ पर बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स ने कोई कोशिश नहीं की। दे ट्रीटेड इंडिया एज अ सोर्स फ्रॉम वेयर रॉ मटेरियल कुड बी obtained cheaply and as a market which could absorb British goods। ये इंडिया को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जहां से हमें रॉ मटेरियल इनको बहुत इजीली मिल जाता था सस्ते दामों में, और एक मार्केट जो ब्रिटिश गुड को एब्जॉर्ब कर लेता था। जितना भी ब्रिटिश गुड आता था वो यहाँ पर खप जाता था, काम में आ जाता था। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द एडुकेटेड इंडियंस वर लिमिटेड। जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी एडुकेटेड इंडियंस के लिए, जो पढ़े लिखे इंडियंस थे उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी वो बहुत ही लिमिटेड थी। इंडिया वाज मेड टू पे फॉर द अपकीप ऑफ द ब्रिटिश आर्मी एंड फॉर द वॉर्स डेट ब्रिटेन फाउट। इंडिया को इस तरीके से बना दिया था कि जो भी ब्रिटिश आर्मी जितने भी वॉर वगैरह लड़ेगी वो सारा का सारा साजो सामान सब कुछ हमारे इंडिया से ही निकलेगा। ये कंडीशन हो चुकी थी उस टाइम पर। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इंडियाज वेल्थ टू ब्रिटेन वाज द मेन कॉजेज बिहाइंड द ग्रोइंग ग्रोइंग पॉवर्टी इन इंडिया। कंटिन्यूअस सप्लाई हो रही थी, जो इंडिया की वेल्थ थी वो ब्रिटेन में, तो ये एक मेन कॉज था जिसकी वजह से इंडिया में पॉवर्टी बढ़ रही थी। फ्रीक्वेंट फेमाइंस वर एन इंडिकेशन ऑफ दिस पॉवर्टी। बहुत सारे अ, ऐसे कारण थे जो कि इंडिकेशन थे इस पॉवर्टी के। द एटीट्यूड ऑफ सुपीरियोरिटी अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश कंसिडर्ड देमसेल्फ अ सुपीरियर रेस एंड इंडियंस एज बिलोंगिंग टू एन इंफीरियर वन। इनमें एक और चीज आ गई थी, सुप्रियोरिटी, मतलब मैं सबसे बड़ा हूं। सुप्रियोरिटी ये थी कि हम अच्छे हैं, हम बड़े हैं। ये ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट कर ली थी, ये खुद को हमसे ऊंचा मानते थे, मतलब इंडियन से ऊंचा मानते थे और इंडियंस को एकदम अकेला मानते थे, बेकार मानते थे, इनको अलग कर दिया था। सर्टेन हॉस्पिटल्स एंड पार्क्स वर रिजर्व फॉर यूरोपियंस। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल और पार्क थे जो कि रिजर्व कर दिए गए थे यूरोपियंस के लिए। In trains, some compartments were reserved for the white people and Indians were not allowed to travel in them। ट्रेन्स में भी आपको पता हो मेरे प्यारे बच्चों,
ट्रेन्स में भी बहुत सारी ऐसी कंपार्टमेंट थे जो कि रिजर्व किए जाते थे सिर्फ और सिर्फ वाइट पीपल के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, और इंडियंस को अलाउ नहीं था कि वो इनमें बैठ के यात्रा करें अपनी। ऑल दीज फैक्टर्स रिजल्टेड इन ग्रोइंग ओपोजिशन टू ब्रिटिश रूल। ये सारे फैक्टर एक कहीं ना कहीं नतीजा बने कि जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ गुस्सा आया, ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपोजिशन ने जन्म लिया। कहीं ना कहीं इसीलिए ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपोजिशन कहीं ना कहीं इंडियंस ने खड़ा किया। अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते हैं पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन कैसे हुआ कंट्री में, ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन था। इस रीजन की वजह से भी कहीं ना कहीं नेशनलिज्म बढ़ा। इंडिया वाज द फर्स्ट टाइम यूनिफाइड बाय द ब्रिटिश इन रियल सेंस। इंडिया पहली बार ब्रिटिशर्स के द्वारा यूनिफाई किया गया, ठीक है, अगर सच्चाई बोली जाए तो। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ गवर्नेंस थ्रू आउट द कंट्री। ब्रिटिश जो थे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक यूनिफॉर्म सिस्टम, किसका, गवर्नेंस का, पूरी कंट्री में। लॉस एट लीस्ट इन थ्योरी, लॉ मतलब प्रैक्टिकली तो ना सही लेकिन थ्योरी में वर यूनिफॉर्मली अप्लाइड टू ऑल। मतलब ये था कि लॉ सभी पर बराबर अप्लाई होगा, कानून सभी पर बराबर अप्लाई होगा। ये थ्योरी में था, प्रैक्टिकली तो नहीं था, लेकिन हाँ थ्योरी में कम से कम ये था। तो इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया बिकेम इंटरलिंक्ड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। आपको पता हो मेरे प्यारे बच्चों कि ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न इंडस्ट्रीज का इंट्रोडक्शन किया था। तो इंट्रोडक्शन जब हुआ मॉडर्न इंडस्ट्रीज का, तो इससे क्या हुआ कि जो इंडियंस की इकोनॉमिक लाइफ थी वो आपस में एक दूसरे से जुड़ गई। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर्क इन दीज इंडस्ट्रीज। लोग जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आते थे वो सभी ज्यादातर लोग यहाँ पर वर्क करने लगे। बाय वर्किंग एंड ट्रेवलिंग टुगेदर, एक साथ काम करते हुए और एक साथ ट्रेवल करते हुए, कास्ट कम्युनिटी रीजनल फीलिंग बिगेन टू वीकन। हमारे यहाँ कास्ट फैक्टर बहुत होता था, कम्युनिटी फैक्टर बहुत होता था, और रीजनल फैक्टर कि हम हिंदी वाले हैं, हिंदी आर्टलैंड से हैं, कि हम तमिल हैं, कि हम तेलुगु हैं, कि हम मराठी हैं, कि हम पंजाबी हैं, कि हम हरियाणवी जाट हैं, हम ये हैं। ये सारे जो फैक्टर थे, ये सारी जो फीलिंग्स थी, ये सारे के सारे कमजोर होना शुरू हो गए, क्योंकि एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ ट्रेवल करते थे, एक साथ काम करते थे, ठीक है ना। दोनों में एकता की जो भावना थी वो डेवलप हुई। द रेलवे, टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम हेल्प पीपल टू कम इन कॉन्टेक्ट विद वन अनदर। रेलवे, टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम ने भी मदद की कि लोग एक दूसरे के करीब आ सकें, एक दूसरे के पास आ सकें। पीपल रियलाइज दैट ब्रिटिश रूल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सफरिंग। लोगों को ये रियलाइज हुआ कि ये ब्रिटिश रूल के ही कारण हम इतनी सारी परेशानियां उठा रहे हैं। दिस एंटी ब्रिटिश फीलिंग वाज अ मेजर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म। ये एंटी ब्रिटिश फीलिंग भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर थी जिसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक नया विद्रोह को जन्म दिया। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडिया में जो नेशनलिज्म की भावना बनी। अब हम लोग पढ़ते हैं स्प्रीड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। द स्प्रीड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन ऑल्सो हेल्प्ड इन द राइज ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। जो मॉडर्न एजुकेशन जिस तरीके से फैली उसने भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प की कि जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसका राइज हो। द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन टू प्रिपेयर सम इंडियंस टू वर्क एट लो पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस की मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को कि जिससे कुछ इंडियंस तैयार हों जो उनकी नीचे की पोस्ट है, जो लो पोस्ट हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, उनमें वर्क करने के लिए। द ब्रिटिश ऑल्सो बिलीव्ड दैट इफ इंडियंस वर एक्सपोज्ड टू वेस्टर्न थॉट्स एंड आइडियाज दे वुड बिकम सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ये भी सोचते थे कि अगर भारतीय लोगों में भारत के जितने भी लोग हैं उनमें वेस्टर्न थॉट्स डाल दिए जाएं और वेस्टर्न आइडियाज डाल दिए जाएं तो वो सपोर्टर होंगे ब्रिटिश रूल के इंडिया में। द ब्रिटिश एक्सपेक्टेड दैट सिंस एडुकेटेड इंडियंस वुड बी डिपेंडेंट ऑन देम फॉर एम्प्लॉयमेंट दे वुड ऑलवेज रिमेन लॉयल टू देम। ब्रिटिश ये सोच रहे थे कि जितने भी एजुकेटेड इंडियन हैं वो ब्रिटिशर्स पर डिपेंड हो जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए
और वो हमेशा सपोर्ट करेंगे, लॉयल रहेंगे ब्रिटिशर्स के लिए। हाउएवर देयर एक्सपेक्टेशन प्रूव टू बी रॉन्ग, उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो रॉन्ग प्रूफ हुई, वो गलत प्रूफ हुई। एक्सपोजर्स टू वेस्टर्न आइडियाज मेड पीपल मोर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स। जो एक्सपोजर हुआ वेस्टर्न आइडियाज का, जो वेस्टर्न आइडियाज इंडियंस में आए, इससे कहीं ना कहीं जो लोग थे वो और ज्यादा अपने राइट्स के प्रति, अपने हक के प्रति, अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। They were impressed by the ideas of freedom and equality popularized by American and French Revolution। अब क्या हुआ, देखो मॉडर्न एजुकेशन आई मेरे प्यारे बच्चों, तो उन्होंने वेस्टर्न रेवोल्यूशन, मतलब जो अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन था, इसको पढ़ना शुरू किया, इसको जाना। तो उसमें जो फ्रीडम का आइडिया था, जो इक्वेलिटी का आइडिया था, उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए ये लोग। तो इससे कहीं ना कहीं ये लोग समझ पाए कि अच्छा हमें ऐसे काम करना है। They began to criticize the government for suppressing these ideas in India and denying basic human rights to Indians। अब क्या हुआ, जो इंडिया के लोग जो पढ़े लिखे थे, जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन जो ले रहे थे, तो उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया गवर्नमेंट को कि जो आप इंडियंस के अधिकार हैं, इनको आप कैसे दबा सकते हैं, और बेसिक ह्यूमन राइट्स को आप दबा नहीं सकते, हमें हमारे अधिकार चाहिए। अब इसके लिए भी सबसे बड़ी समस्या आ गई ब्रिटिशर्स के पास। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम इन एजुकेशन रिजल्टेड इन अ ग्रेट एडवांटेज फॉर द नेटिव पीपल। अब इंडिया के जो लोग थे, इनके लिए भी एक और फायदा हुआ कि जो इंग्लिश का इंट्रोडक्शन हुआ, कि इंग्लिश जो है वो मीडियम ऑफ एजुकेशन बनेगी। It enabled people of different languages to communicate with each other and share their view। इसने कई लोग थे जो अलग अलग लैंग्वेजेस से आते थे, कोई तमिल बोलता था, कोई तेलुगु बोलता था, कोई बंगाली बोलता था, कोई पंजाबी बोलता था, कोई हरियाणवी बोलता था, कोई हिंदी बोलता था। ये सब लोगों ने एक कॉमन, हम कहें तो एक कॉमन माध्यम चुना, एक माध्यम चुना जिससे ये आपस में बात कर सकते थे, वो थी इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश किसी की भी मातृभाषा नहीं थी, किसी की भी हम कहें तो जन्म की भाषा नहीं थी, इसलिए इन्होंने इसको चुना, सीखा और आपस में इंग्लिश में चर्चा कर लेते थे। सो इंग्लिश एक्टेड एज अ यूनिफाइंग फैक्टर। इंग्लिश ने भी कहीं ना कहीं यूनिफाइंग फैक्टर के तरीके से काम किया। एडुकेटेड इंडियंस एक्वायर्ड अ डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्टिक आउटलुक। अब एडुकेटेड जो इंडियंस थे, उनको कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्टिक आउटलुक को भी वो कहीं ना कहीं चीजें समझ पाए और उसको एक्वायर कर पाए। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ द प्रेस। द इंडियन प्रेस प्लेड एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग नेशनल कॉन्सिस्टेंसेस। जो नेशनल कॉन्सिस्टेंसेस थे, जो देश की समस्याएं थी, ठीक है ना, उनको भी कहीं ना कहीं मजबूती से रखने के लिए, उनको भी कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए इंडियन प्रेस ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो न्यूज़पेपर पीरियड था, उस पीरियड के जो न्यूज़पेपर थे वो हाईलाइट थे एंटी इंडियन पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड आस्क द पीपल टू यूनाइट एंड वर्क फॉर कॉमन कॉज। उस टाइम के जो न्यूज़पेपर थे वो हाईलाइट करते थे जो ब्रिटिशर्स की एंटी इंडियन पॉलिसीज थे उनको, और लोगों को बोलते थे कि आप एक हो जाइए और काम कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एकता के लिए, कि हमें आजादी चाहिए। बोथ द इंग्लिश एंड द वर्नाकुलर प्रेस। देखिए इंग्लिश भी और वर्नाकुलर, जो अलग अलग लैंग्वेजेस की प्रेस थी, हिंदी इंग्लिश उर्दू, ये सारी जो प्रेस थी, ये एक मीडियम बनी कि पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज किया जा सके और उसमें नेशनल बाउंडिंग की फीलिंग को क्रिएट किया जा सके। The government tried to suppress the growing feeling of nationalism and patriotism by banning newspaper and books। जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने पूरी कोशिश की कि ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, इसको सप्रेस किया कर दिया जाए, ये जो देशभक्ति लोगों में जागी है, ये इसको दबा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ऐसे न्यूज़पेपर और बुक्स को बैन कर दिया। लेकिन जो इनका अटेम्प्ट था, ये जो कोशिश थी कि न्यूज़पेपर वगैरह को बैन करने की, ये इनकी फेल हो गई। द वर्क ऑफ स्कॉलर्स एंड राइटर्स, कुछ स्कॉलर्स और कुछ राइटर्स थे लाइक बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्य भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र और अदर जो इंपॉर्टेंट लोग थे, इनमें इनका जो कहीं ना कहीं काम था वो नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस को, इन्होंने नेशनल समस्याओं को और नेशनल कारणों को बहुत ज्यादा उठाया था। देयर नेशनलिस्ट लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ फिक्शन, उनका जो नेशनलिस्ट
लिटरेचर था फिक्शन की फॉर्म में, एसेस की फॉर्म में, पैट्रियोटिक पोइट्रीज की फॉर्म में। इसमें कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा इंडियंस के बीच में। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, बस 2 और रह गए हैं, इसके बाद हम इस लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। अब एक आता है इमीडिएट फैक्टर। द इंक्रीजिंग atrocities of the British had made the people of our country to think for the national identity. The policies of the Viceroy Lord Lutyens intensified discontent against British rule. जो पॉलिसीज थी वाइसराय लॉर्ड लुटियन की, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ, मतलब ब्रिटिश रूल्स के लिए जो समस्याएं थी वो और ज़्यादा बढ़ रही थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी को हटा दिया ब्रिटिश गुड्स से। जो ब्रिटिश गुड्स को इम्पोर्ट ड्यूटी करते थे उस पर से क्या कर दिया, उसको उस ड्यूटी को बिल्कुल ही हटा दिया। इम्पोर्ट हम लोग जो करते थे उस ड्यूटी को हटा दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इंडिया में, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई। इन्होंने इंडिया को बना दिया कि जो अफगानिस्तान में वॉर चल रहा है उसके लिए आप पे कीजिए। 1877 में व्हेन इंडिया वाज सफरिंग फ्रॉम फेमाइन, अ लेविश इंपीरियल दरबार वाज हेल्ड इन दिल्ली। 1877 में जब इंडिया बहुत परेशानियों से जूझ रहा था, तब एक बहुत बड़ा दरबार लगाया गया, एक बहुत बड़ा शाही दरबार लगाया गया दिल्ली में। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वाज वेस्टेड ऑन इट, और बहुत ज़्यादा पैसा उस पर वेस्ट किया गया उस दरबार पर। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, ये इम्पोज किया वर्नाकुलर जो न्यूज़पेपर्स थे उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए। द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878, आर्म्स एक्ट जो हुआ 1878, इसमें भी इंडियंस जो थे उन पर हथियार रखने की पाबंदी लगा दी गई। बोथ दीज एक्ट, ये दोनों ही एक्ट की वजह से बहुत ही कड़ा रिएक्शन आया जो इंडिया की पूरे सेक्शन से, सोसाइटी में इंडियन सोसाइटी के जितने भी सेक्शन थे वहां से। अब आता है एल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी। एल्बर्ट विल, ये जो एल्बर्ट विल था इसको इंट्रोड्यूस किया था सर एल्बर्ट ने। अ लॉ मेंबर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लॉर्ड राइपन क्रिएटेड अप्रोर इन 1833। 1833 में ये लॉर्ड राइपन थे, उनके दौरान लॉ मेंबर थे ये। ठीक है ना। इट हैड अ प्रोविजन विच गिव इंडियन जजेस द पावर टू ट्राई केसेस इन्वॉल्विंग यूरोपियंस। इसमें क्या हुआ, इसमें ये पावर दे दी गई कि जो इंडिया के जजेस थे वो केसेस में यूरोपियंस को भी इन्वॉल्व कर सकते थे। इमीडिएटली द होल यूरोपियन कम्युनिटी स्टार्टेड एन एजिटेशन अपोजिंग द बिल। जो यूरोपियन कम्युनिटी थी वो, उसने इनके खिलाफ, इस बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, अपोज करना शुरू कर दिया। अब ये जो प्रोटेस्ट थे इसको मजबूर होना पड़ा कि गवर्नमेंट को विड्रॉ वापस लिया जाए। अब इंडियंस के लिए ये प्रूव था कि इनसे हम कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से इक्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये गुस्सा भी था कि अगर आप लोगों को हमारे यूरोपियंस ने कहा तो आपने वापस ले लिया, हम कहते तो आप ये काम वापस नहीं करते। तो इससे भी कहीं ना कहीं गुस्सा भरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वो रीजन्स थे जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की, जिसकी वजह से नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो और ज़्यादा बढ़ सके इंडिया में। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, और जो ना समझ में आया वो अपने डाउट्स हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।